गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ओसीडी का अध्ययन करेंगे, जिसे मनोग्रस्त बाध्यता विकृति भी कहा जाता है या मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, उसको मैं आपके लिए दोहरा दूं, फिर इसको हम कठिनाई आने पर डिस्कस करेंगे। आरंभ में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों तथा मनोचिकित्सकों का विचार था कि मनोग्रस्तता तथा बाध्यता यानी कि ऑब्सेशन और कंपल्शन दो स्वतंत्र रोग हैं, परंतु बाद के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि यह दोनों स्वतंत्र रोग नहीं हैं, बल्कि एक ही विकृति के दो पहलू हैं। रोगी में कभी एक पहलू प्रधान होता है तो कभी दूसरा पहलू प्रधान होता है, और कभी कभी यह देखा गया है कि ये दोनों पहलू एक ही रोगी में संतुलित रूप से समान मात्रा में दिखलाई देते हैं। इस रोग के इन दोनों पहलुओं को समझने के लिए हम इसका वर्णन निम्नलिखित ढंग से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो मनोग्रस्त बाध्यता विकृति है, पहले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका यह विचार था या उनका यह मानना था कि यह दोनों जो ऑब्सेशन है और जो कंपल्शन है, ये दोनों अलग अलग रोग हैं। परंतु बाद के अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया, यानी कि यह मान लिया गया कि यह दोनों स्वतंत्र रोग न होकर एक ही रोग के दो पहलू हैं। ठीक है। इससे क्या मतलब है कि रोगी में यह दो रोग, अगर एक रोग होता है तो दूसरा रोग भी होगा ही होगा, यानी कि इसका रोगी में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। कभी तो ये दोनों जो मनोग्रस्तता है और बाध्यता है, दोनों रोग मौजूद होते हैं। कभी पहला प्रधान होता है, कभी दूसरा, यानी कि किसी रोगी में मनोग्रस्तता अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती है तो किसी रोगी में बाध्यता। ठीक है। और कभी कभी यह देखा गया है कि रोगी में दोनों जो बाध्यता और जो मनोग्रस्तता और बाध्यता दोनों समान मात्रा में होते हैं। ठीक है। और रोगी में यह भी होता है कि कभी मनोग्रस्तता अधिक मात्रा में होती है और कभी बाध्यता अधिक मात्रा में होती है। तो इसको समझने के लिए मनोवैज्ञानिक इसको समझने के लिए हम इन दोनों पहलुओं को क्या करेंगे, एक साथ ना पढ़ के अलग अलग पढ़ेंगे, ताकि हम समझ सकें, इनके स्वतंत्र अस्तित्व को समझ सकें और किस तरीके से यह एक ही रोगी में इंटरडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक होता है तो दूसरा मौजूद होता ही है, भले वो ज्यादा ना हो लेकिन वो मौजूद होगा। ठीक है। तो हम पहले मनोग्रस्तता को पढ़ेंगे, यानी ऑब्सेशन को। मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसे मानसिक अशांति उत्पन्न करता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसके अर्थ को समझा, तो यह बताया गया है कि जो मनोग्रस्तता है, यानी कि जो ऑब्सेशन एक अवस्था होती है, एक कंडीशन होती है व्यक्ति की। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रोगी को बार बार अतार्किक यानी कि इलॉजिकल, असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी उसके मन में दोहराते रहता है। यानी कि रोगी जानता है कि जो विचार उसके मन में आ रहे हैं वो अतार्किक है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, असंगत है, फिर भी क्या होता है, वह विचार उसके मन में आते रहते हैं और वह जानता है कि वो जो विचार है अर्थहीन है। ठीक है, अतार्किक है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उससे छुटकारा नहीं पाता है। ठीक है। और वो लाचार रहता है, उसको वह चाहता है कि वो जानता है कि वो विचार जो उसके मन में बार बार आ रहा है वो अतार्किक है, लेकिन इसके बावजूद और उसे वो छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु क्या होता है
कि वह विचार उसके मन में बार बार आता रहता है और उसको एक मानसिक अशांति से वह व्याप्त हो जाता है, या उसके मानसिक वह विचार उसके मन में एक अशांति पैदा करती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं मैं उनको दोहराता हूं और फिर हम इस परिभाषा के अर्थ को समझेंगे। मनोग्रस्तता एक ऐसा विचार या चिंतन है जो हास्यास्पद, बेतुका तथा स्पष्टतः अर्थहीन होता है, फिर भी ऐसा होता है जिससे रोगी छुटकारा नहीं पा सकता। तो जो किस्कर की परिभाषा है, ये मेरी खुद की, मैं इसको बहुत अच्छी मानता हूँ, जो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर को बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। तो वो बताता है कि जो मनोग्रस्तता है वो एक ऐसा विचार या चिंतन है, जैसे कि स्पष्ट है कि ऐसा एक कि हमारे मन में वो विचार या हम इस तरीके से सोचते हैं कि जो बहुत ही हास्यास्पद है, बेतुका है, तो स्पष्टतः अर्थहीन है। यानी कि अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो वह हमें एक तरीके की क्योंकि वो इलॉजिकल है, तो फिर हमें उसको सोच सोच के हंसी आएगी, और वो अर्थहीन भी है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि रोगी से छुटकारा नहीं पा सकता है, रोगी जानते हुए भी से छुटकारा नहीं पा सकता है। ठीक है, दूसरा, सेलिगमैन एवं रोजेनहॉर्न, ठीक है, 1998 के अनुसार मनोग्रस्तता ऐसी पुनरावृत्ति चिंतन प्रतिमाओं एवं आवेगों को कहा जाता है जो चेतन में प्रवेश करते हैं और प्रायः घृणित होते हैं और उनको नियंत्रित करना या समाप्त करना कठिन होता है। ठीक है, जैसे कि एक ऐसा पुनरावर्ती चिंतन है, यानी कि बार बार आदमी सोचता रहता है, लगातार उस चीज की पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी दोबारा दोबारा आदमी उसको सोचता रहता है। उसमें क्या, प्रतिमाओं एवं आवेगों को कहा जाता है, यानी कि इस तरीके की जो इमेजेस होती हैं, जो हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस चलती हैं, आवेग होते हैं इस तरीके के, जो इम्पल्सेस जो होते हैं हमारे दिमाग में, ऐसे होते हैं कि वो हमारे चेतन में प्रवेश करते हैं और प्रायः घृणित होते हैं, यानी कि अधिकतर वो घृणित होते हैं और उनको नियंत्रित करना या समाप्त करना कठिन होता है। ठीक है, डेविंसन एवं नील के अनुसार मनोग्रस्तता अंतर्वेदी एवं पुनरावृत्ति चिंतन, आवेग एवं प्रतिमाएं होती हैं जो मन में बिना बुलाए स्वैच्छिक रूप से आती हैं और अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए असंगत एवं अनियंत्रणीय हो जाती है। कि जैसे कि हम पहले की परिभाषा में समझ सकते हैं कि क्या होता है कि पुनरावृत्ति होती है या आवेग और प्रतिमाएं होते हैं जो बिना बुलाए आते हैं, स्वैच्छिक रूप से खुद ही आ जाते हैं, यानी कि आदमी ना चाहते हुए भी वह विचार, वह प्रतिमाएं, वह आवेग उससे वह व्याप्त होता रहता है। ठीक है, और अनुभव करने वाले व्यक्ति, यानी कि जो रोगी होता है, जिसको अनुभव करता है, वह व्यक्ति के लिए असंगत एवं अनियंत्रित होती है, यानी कि रैशनल होती है, जिसमें किसी तरीके का कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, और अनियंत्रित होती है। ठीक है, तो इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने से मनोग्रस्तता के स्वरूप के बारे में हमें निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। ठीक है, मनोग्रस्तता का संबंध विचार, चिंतन तथा प्रतिमाओं से होता है। ठीक है, बहुत स्पष्ट है। ऐसे विचार चिंतन बेतुका, एब्सर्ड एवं अर्थहीन होता है। ठीक है, बेतुका होता है बिल्कुल। जब हम इसके उदाहरणों को के बारे में बात करेंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है, ऐसे विचार या चिंतन का स्वरूप पुनरावृत्ति होता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तथा रोगी के मन में बार बार आकर उसकी मानसिक शांति को भंग करते हैं। ठीक हो गया। चाहकर भी ऐसे विचारों या चिंतनों को उत्पन्न न होने देने पर रोगी का कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि वह विचार व चिंतन उसके मन में बार बार आते रहते हैं और वह उसका बिल्कुल भी इस चीज पर कंट्रोल नहीं होता है कि वह इन विचारों को अपने मस्तिष्क में ना आने दे या उन विचारों को से अपने ध्यान को डाइवर्ट कर दे। DSM-4 में ऐसे पुनरावृत्ति विचारों या चिंतनों को मनोग्रस्तता का विचार या चिंतन कहलाने के लिए भी कसौटी जोड़ा गया है। ऐसे विचार से रोगी को मानसिक तकलीफ होनी चाहिए, उसका समय काफी बर्बाद होना चाहिए तथा उससे व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की जिंदगी के सामान्य कार्य, व्यावसायिक कार्यों, शैक्षिक कार्यों तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त बाधा पहुंचनी चाहिए। प्रायः मनोग्रस्तता के विचार एवं चिंता
का संबंध कुछ ऐसे प्रश्नों से होता है जिनका उत्तर सही सही देना कठिन होता है। जैसे, क्या दुनिया में भगवान है? सत्य क्या है? क्या सभी धर्म की उत्पत्ति एक ही है? आदि आदि। मनोग्रस्तता का संबंध अत्यधिक शक, अनिर्णायकता तथा टाल मटोल या विलंब आदि से भी हो सकता है। रोगी में ऐसी परिस्थिति में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रहता है तथा समय तथा समस्या फिर से पुनर्विचार करना छोड़ देता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया गया है कि हमने अभी तक ओसीडी के बारे में हमने इसकी परिभाषाओं को समझा तथा उसके अर्थ को समझा। अब यह बताया जा रहा है कि DSM-4 में मनोग्रस्तता जो है, मनोग्रस्तता की कसौटी क्या है, यानी कि हम कैसी मनोग्रस्तता को हम कहेंगे कि ये ओसीडी की में जो पहला पहलू है मनोग्रस्तता, यानी कि जो एक तरीके से का ऑब्सेशन है, वह क्या है। तो वह बताता है कि रोगी को ऐसे विचारों से मानसिक तकलीफ होनी चाहिए। एक तो ये है कि आपके पास कोई रोगी आ जाए तो आप कैसे समझेंगे कि यह जो मनोग्रस्तता है कि यह इस लेवल का है कि हम इसको हम मनोग्रस्तता माने, क्योंकि यह एक छोटे फॉर्म में, एक छोटी अमाउंट में इस तरीके की मनोग्रस्तता किसी सामान्य व्यक्ति में भी हो सकती है। लेकिन यह मनोग्रस्तता एक ऐसी मनोग्रस्तता है जिसके लिए हमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है या नैदानिक हस्तक्षेप की जरूरत है। हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि अमुक व्यक्ति में जिस अमाउंट पर जो मनोग्रस्तता है, और वह हम उसको मनोग्रस्तता हम डिक्लेयर करें। ठीक है, क्योंकि छोटी अमाउंट में सामान्य इंसानों पर भी हो सकती है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह मनोग्रस्तता हम कैसे कैसे डायग्नोस करेंगे। तो उसके लिए DSM-4 में बताया गया है कि इन विचारों से उनको मानसिक तकलीफ होनी चाहिए, समय काफी बर्बाद होना चाहिए, क्योंकि लगातार जब एक तरीके का चिंतन वो करते जा रहे हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं, तो उससे उनका समय बर्बाद हो रहा है। दूसरा, दिन प्रतिदिन की जिंदगी कार्य, सामान्य कार्य यानी कि जो सामान्य कार्य हैं, व्यवसायिक कार्य हैं, शैक्षिक कार्य तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त बाधा पहुंच रही है। यानी कि व्यक्ति में ऐसे विचार जो इस तरीके चिंतन या आवेग इस तरीके से आ रहे हैं कि उनके दिन प्रतिदिन का में जिंदगी में सामान्य कार्यों में बाधा पहुंच रही है। यानी कि वो विचार इतने आ रहे हैं कि उनके अन्य कामों में बाधा आ रही है। व्यवसायिक कार्य यानी कि जहां वो जॉब करते हैं उनमें बाधा आ रही है कि वो व्यावसायिक काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो विचार और लगातार उनमें आ रहे हैं और उनसे जो उनके व्यावसायिक कार्य है उनमें बाधा पहुंच रही है। शैक्षिक कार्य यानी कि पढ़ाई लिखाई करने में या सामाजिक कार्य में पर्याप्त बाधा पहुंच रही है। तो क्या सामाजिक कार्य कैसे? जैसे कि आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं, किसी के नामकरण में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, या सिर्फ मिलने गेट टुगेदर के लिए जाते हैं, तो उसमें भी अगर बाधा पहुंच रही है तो हम क्या मानेंगे कि यह DSM-4 के अनुसार मनोग्रस्तता है। ठीक है, ऑब्सेशन है। प्राय मनोग्रस्तता के विचार एवं चिंता का संबंध कुछ ऐसे प्रश्नों से होता है जिनका उत्तर देना सही सही देना कठिन होता है। यानी कि मनोग्रस्तता में प्राय यानी कि अधिकतर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देना सही सही नहीं होता, जैसे कठिन होता है। जैसे, दुनिया में भगवान है? सत्य क्या है? क्या सभी धर्मों की उत्पत्ति एक ही है? आदि आदि। यानी इस तरीके के प्रश्न जिनके कोई स्पष्ट उत्तर नहीं हो सकते, या कि जिनका उत्तर देना बहुत कठिन है, बहुत ही डिबेटेबल चीजें हैं। डिबेटेबल से भी ज्यादा कि जो चीज ऐसी है कि जिनके उत्तर देना बिल्कुल कठिन है, जैसे भगवान है या नहीं है, ये अपने आप में आस्था का विषय है। ठीक है, तो इसमें अगर आप भगवान को ढूंढने निकलेंगे तो कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस तरीके के, और आप होता है या नहीं होता है ये भी एक आस्था का सवाल है, और आस्था के सवालों को विज्ञान से आप समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक सामान्य आदमी में इतना लॉजिक नहीं होता है कि वह इस चीज को समझे। ठीक है, सत्य क्या है? सत्य हर आदमी का अलग होता है, या धर्म के बारे में। तो इस तरीके के जो सवाल अधिकतर ऐसे सवाल होते हैं मनोग्रस्तता में जिसके उत्तर देना कठिन होता है। ठीक है, मनोग्रस्तता का संबंध अत्यधिक शक, अनिर्णायकता तथा टालमटोल या विलंब आदि से भी हो सकता है। ठीक है, मनोग्रस्तता का ये होता है कि जो लोग शक करते हैं या फिर डिसीजन नहीं ले पाते हैं या टाल मटोल करते हैं, विलंब से करते हैं, तो यह भी इसका संबंध होता है मनोग्रस्त। यानी कि इसका यह मतलब है कि जिन लोगों में मनोग्रस्तता होती है उनमें क्या होता है
एक तो जो बहुत अत्यधिक शक करते हैं उन लोगों को, जो मनोग्रस्त लोग होते हैं वो अत्यधिक शक करते हैं, या वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या हर चीज के लिए टाल मटोल करते हैं, विलंब से करते हैं हर चीज। ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि जो मनोग्रस्त आदमी होगा उसमें ये सारे गुण विद्यमान होंगे। ठीक है, रोगी ऐसी परिस्थिति में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रहता है तथा समस्या पर फिर से पुनर्विचार करना छोड़ देता है। ठीक है, तो जो मनोग्रस्तता के रोगी होते हैं वो क्या करते हैं कि किस निष्कर्ष में पहुंचने में असफल रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में निष्कर्ष में, यानी कि उसके निष्कर्ष में पहुंचने में असफल रहते हैं और समस्या पर फिर से पुनर्विचार करना छोड़ देते हैं। ठीक है, समस्या के सॉल्यूशन से मतलब है कि पुनर्विचार करना छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो कक्षा होगी उसमें हम बाध्यता को पढ़ेंगे। थैंक यू।